हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेल एंड हेल्दी होंगे। तो गाइस आज हमने थोड़ा अपना जो सेटअप है ना वो चेंज किया हुआ है। आज मेरा आपको फेस भी दिख रहा है, तो आपको जो पसंद आए वो मुझे बताएं कि वो पहले वाला ही लेक्चर ठीक था या फिर मैं फेस वाइज कराया करूँ तो वो ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। जो भी आप मुझे कॉमेंट्स में बताएं। तो ऐसे क्या होता है कि आप मुझे देख पाते हैं और मेरे मतलब एक कहते हैं ना कि एक्टिविटीज़ को देख पाते हैं कि मैं कैसे क्या पढ़ा रही हूँ, कैसे क्या बता रही हूँ। फिलहाल मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। और आपको पता है कि आपका एग्जाम 25 से 27 अप्रैल 2026 को हो रहा है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिलहाल बिना देरी करते हुए अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं ये प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ तो इसका मतलब इतना छोटा करवा के आपका टाइम मैनेज करवाती हूँ, और साथ ही इसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन एक लेक्चर में से अगर मिल जाते हैं आपको तो कितना अच्छा होगा। मतलब कहते हैं ना कि हार जीत 1 और आधे नंबर पर होती है और 5, 6 से 10 नंबर मिलना बहुत बड़ी बात होती है। हार जीत वहाँ नहीं होती है कि आपने 10 नंबर से फेल हुए हैं, नहीं, उसमें दुख कम होगा, लेकिन जब आप 1 नंबर से हारते हैं ना वो दुख ज़्यादा होता है। तो फिलहाल देखते हैं, कोशिश रहे कि आपकी फील्ड में उतरे हैं तो आगे ही बढ़ते रहें, पीछे मुड़कर मत देखना कि आपने क्या खोया है, क्या छूट रहा है। अगर कुछ पाना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पहला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। तो विश्व का कॉफ़ी पोर्ट क्या साओ पाउली है, पाउलो है, सेंटोस है, रियो डी जनेरियो है, फिर ब्यूनस आयर्स है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो जो सेंटोस है ना ये ब्राज़ील का एक पोर्ट है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर विजिबल हो जाऊँ मैं भी और आपका वोट भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि इसको इधर रखती हूँ ना, यहाँ पर रखिए। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं इधर कर दूँगी, नहीं होगा, ओके, इसको यहीं पर, ठीक है, और इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। ओके ओके, 1 मिनट रुकिए, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो कहता है कि जितने देखो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, ऐसा क्यों है। क्योंकि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सतह के पास ज़्यादा होती है और जब जितनी ऊपर जाएंगे आप सौरमंडल में तो कार्बन के जो मॉलिक्यूल है ना कार्बन डाइऑक्साइड के वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म होता है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। फिर क्या बोलता है दूसरा, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। नहीं, ये बात गलत है। तीसरा कहता है कि ऊपरी वायुमंडल में हवा घनी होती है। ये बात बिल्कुल सही कि हवा की जो मॉलिक्यूल है ना बहुत कम होते हैं। तो पहला और तीसरा हमारा सही हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पर है। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है ना, अगर हॉर्नबिल आपके पास आता है तो आप मणिपुर ही जाते हैं, नागालैंड जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पूछा गया कि उनका प्राकृतिक आवास जो है ना वहाँ जहाँ मतलब सबसे ज़्यादा संभावना है कि वहाँ पर पाए जाएंगे। तो याद रखना, आप डी वाला ऑप्शन देखिए, पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा आपकी रिच बायोडाइवर्सिटी है तो वहीं पर ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। तो देखो दिन और रात पृथ्वी के अक्ष पर घूमने के कारण होती है, तो ये पहला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर हमसे समय और रात्रि के समय की बात पूछी गई है। अगर समय की बात आए तो याद रखना पृथ्वी जो है ना वो सूर्य के चारों तरफ इनकी परिक्रमा करती है, यह मेन कारण होता है। तो बी वाला देखिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रीति से परिक्रमण करना, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है कि स्थान की अक्षांशीय स्थिति कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। चौथा कहता है कि पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण करना, तो पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण करती है। तो ये दोनों हमें बताते हैं दिन का समय कितना होगा और रात का समय कितना होगा। तो पहला और दूसरा और चौथा यानी कि 2 और 4, आंसर बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो वो आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, आंसर बी विल बी राइट। नेक्स्ट देखेंगे, पोंजी स्कीम किस घोटाले से संबंधित है। तो पोंजी स्कीम आपकी खाद्यान्न से नहीं है, कोयला से नहीं है, आपकी निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। तो आंसर हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होते हैं। तो कोयले के 3-4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रेसाइट टाइप का होता है, बिटुमिनस होता है,
लिग्नाइट और पीट होता है। तो जो सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन होता है वो आपका एंथ्रासाइट होता है, इसमें 90% के अराउंड में कार्बन होता है, तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो वो आपका कोच्चि, जो कि आपका केरला में पड़ता है। तो आंसर हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनते हैं। पहला सूची में दिया है मंदिर और दूसरी सूची में दिए गए हैं राज्य, यानी कि कौन सा मंदिर किस राज्य में है। देखते हैं हम बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है ना वो तंजावुर तमिलनाडु में है। तो तंजावुर तमिलनाडु, इसके मतलब पहले का दूसरा हो जाएगा। फिर दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन धर्म को समर्पित है और जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो दूसरे का आपका यानी कि बी का आपका चौथा हो जाएगा। लिंगराज मंदिर आपका ओडिशा में है, यानी कि पहला हो जाएगा। और हम्पी आपका पता है कर्नाटका में, यानी तीसरा हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है। तो एक बार डी को देखेंगे तो डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी जो है ना वो आपकी मध्य प्रदेश से निकलते हुई मध्य प्रदेश और राजस्थान से निकलते हुई आपके उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में ये जो है ना मिल जाते हैं जाके। तो आपके जो मध्य प्रदेश में एक बांध है जिसको हमने कहा है गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पर मिलता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? इनके तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्या उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में? नहीं। दक्षिण पश्चिमी बंगाल में? नहीं। दक्षिणी सौराष्ट्र में तो किसी हालत में नहीं हो जाएगा इसका आंसर। तो एक बार डी को देखेंगे, डी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। तो आंसर हमारा यहाँ पर डी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 8 मई को हम विश्व मानक दिवस नहीं मनाते हैं, राष्ट्रमंडल दिवस नहीं मनाते हैं, विश्व दूर संचार दिवस नहीं मनाते हैं, हम मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। आंसर डी विल बी राइट हियर। अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इकोनॉमिक सर्वे आपका रिजर्व बैंक नहीं बल्कि योजना आयोग भी नहीं, आपका वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे लेकर आता है। अगला देखिए, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो अगुलाज हाँ है, मोजाम्बिक भी है, दक्षिणी हिंद महासागर धारा भी है, बेंगुएला नहीं है। ये आपके अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका के पश्चिम के साइड में बेंगुएला धारा आपकी निकलती है। तो ये आपकी इंडियन ओशन में नहीं होगी। तो आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। पहला बोलता है कि इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। देखो यहाँ पर लिखा है 2% की एक समान दर से, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि एक समान दर नहीं, यहाँ पर तीन तरह की फसलों के लिए आप बीमा करवा सकते हैं। तो इनका प्रीमियर, इन तीनों फसलों का प्रीमियम जो है ना वो अलग अलग देना पड़ता है। तो आपका जो है ना यहाँ पर एक समान किस्त का नहीं होता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है कि यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई के उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कटाई के उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। नहीं, अगर फसल आपके खेत में ही है और तब नुकसान हुआ है तब ही ये जो फसल है ना वो ये जो नुकसान की भरपाई आपको की जाएगी। अगर आपने फसल काट ली और घर पर ले आए हैं उसके बाद में उसमें नुकसान हुआ है तब उसकी कोई भरपाई नहीं की जाएगी। तो हमारा आंसर ना तो पहला ना तो दूसरा, आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी राइट हियर। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संशोधन किया गया था आईटी अधिनियम 2000 में? तो आईटी अधिनियम 2000 में संशोधन किया गया था 2008 में। आंसर हमारा हो जाएगा सी विल बी राइट। अगला देखिए, पुस्तक वन नाइट एट द कॉल सेंटर के लेखक कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे चेतन भगत। आंसर यहाँ पर देख लीजिए, चेतन भगत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर
वेस्टर्न प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन है, यानी कि भारत में जो पश्चिम की ओर प्रभावित होती है नदियाँ वो कौन कौन सी हैं। नर्मदा बहती है, हाँ बिल्कुल बहती है। ताप्ती बहती है, हाँ बिल्कुल बहती है, लेकिन राप्ती नहीं। तो पहला और दूसरा आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला देख लीजिए एक बार, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिलते हैं। तो अशोक के मानसेरा मिलते हैं, सोपारो मिलते हैं, जोगढ़ में मिलते हैं, लेकिन भाबरू में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाबू में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पछुआ हवाओं के बारे में, तो पछुआ हवाएं जो है ना वो आपकी 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक जो हवाएं चलती हैं वो आपकी पछुआ हवाएं कहलाती हैं। और पछुआ हवाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि पश्चिम से चलती हैं पूरब के लिए। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली वायु सहतियान के माइस्ट ईयर माइसिस पछुआ हवाएं का भाग है। बिल्कुल बात सही है। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा, बल्कि पहला गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि कथन एक कहता है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है। ओके। कारण कहता है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता दर पर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो एक बार अगर बी को समझेंगे तो बिल्कुल सही लिखा है। कहता है कि जो हमारा दक्कन का पठार है ना वो पश्चिम की तरफ उठा हुआ है और पूरब की तरफ जो है ना वो झुका हुआ है, यानी कि नीचे के लिए उसकी ढाल है। ठीक है, लेकिन जो इसका कथन है ना, कथन कहता है कि काली नदी जो है ना वो दक्षिणी भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है, ऐसा नहीं है। हमारे भारत में काली नदी दो हैं, जो कि एक नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती हुई उत्तर प्रदेश में आती है, वहीं एक आपकी पूरब से यानी कि पठार में देखेंगे ना तो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक बार सी को देखेंगे, ए सही है परंतु आर गलत है। नहीं, डी देखिए, ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो डी होना चाहिए। ओके। अगला देखिए, भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है। ठीक है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है, हाँ तो बिल्कुल बात सही है। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई में नहीं है तो हैदराबाद में है, तो ये गलत हो जाएगा। सालारगंज संग्रहालय आपका हैदराबाद में है, हाँ बिल्कुल सही है। नेपियर संग्रहालय आपका तिरुवनंतपुरम में है, हाँ ये भी बात सही है। तो पूछा गया है कि गलत ढंग से सुमेलित है, तो वो आपका वस्त्रों का कैलिको बंदरगाह यहाँ पर गलत ढंग से सुमेलित था। अगला देखते हैं क्या है, विश्व में सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल का नाम क्या है। तो सबसे जो विश्व में सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है तो वो क्या है, वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पीपल्स आर्म्ड पुलिस है, पाकिस्तान रेंजर्स है या फिर फ्रंटेक्स है। तो याद रखना सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा जो बल है ना वो इंडिया के पास है, यानी कि हमारे अपने भारत के पास है, जिसका नाम है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके, तो पहला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो ये आपका पेरोक्साइड बना लेते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला देखिए, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है, तो किससे बनी होती है, तो जो टेनिस में हार्ड कोर्ट होता है वो उसकी जो सतह होती है वो आपकी मिट्टी से बनी होती है, नहीं कंक्रीट से बनती है, कंक्रीट से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, सर CB रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखना उनको प्रकाश की स्कैटरिंग यानी कि लाइट स्कैटर कैसे करती है, लाइट जो है ना फैलती है, उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा सी, प्रकाश प्रकीर्णन इसको हिंदी में बोलते हैं। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने के वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें के बारे में बताता है। आपको पता है कि आपके मौलिक अधिकार जो है ना वो संविधान के पार्ट 4 में है, यानी कि पार्ट भाग नंबर 4 में है, और आर्टिकल आपका 51A है, और 51A की एक उपधारा है जिसका जो उपधारा आपकी बी हो जाएगी। इसमें बोला गया है कि हम भारत के नागरिकों को अपने जो भी राष्ट्रीय संघर्ष में प्रेरित मतलब उच्च आदर्श है ना उनको हृदय में संजोए रखेंगे और उनके आदर्शों का पालन करेंगे। तो ये आपकी उपधारा बी में कहा गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी।
तोडरमल ने जो अर्जित की थी ख्याति वो आपकी भू राजस्व में की थी, और तोडरमल ये वही हैं जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा भू राजस्व में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो पूरे एशिया के ज्योति पुंज जो है ना, क्या गौतम बुद्ध हैं, महात्मा गांधी हैं, महावीर स्वामी हैं, या फिर स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे? तो यहाँ पर हमारे जो गौतम बुद्ध है ना, वो पूरी एशिया के ज्योति पुंज के नाम से जाने जाते हैं। आंसर एक बार देखेंगे तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियाँ या फिर कॉलम के विलोपन के लिए हम डैश में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। मेन्यू का, स्टैंडर्ड टूल बार का, टेबल मेन्यू का, या फिर ड्राइंग टूल बार का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, टेबल मेन्यू का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए करता है अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो उसके रंग पर, उसकी चमक पर निर्भर करता है। वही ऑप्शन में लिखा हुआ पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। आंसर ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो सेल ऑर्गन्स ही करते हैं, तो उन सेल ऑर्गन में से किसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रोटीन का सिंथेसिस करने में? तो याद रखना, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सबसे बड़ी इसकी भूमिका होती है। और ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ, तो बी में लिखा हुआ अंतःद्रवी जालिका, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो हमारा बी ही यहाँ पर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर में टेरेस जलडमरू मध्य स्थित है? तो टेरेस जलडमरू मध्य है ना, वो आपका प्रशांत महासागर में है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कहाँ पे लिखा हुआ, तो ए में लिखा हुआ, ए इज करेक्ट है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। सूची फर्स्ट में लिखें कांग्रेस के अध्यक्ष, और सूची सेकेंड में लिखें अधिवेशन। लेकिन यहाँ पर कूट तो लिखे ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं कूट इसमें नीचे मिलान के लिए दिया नहीं है। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वित्त आयोग आपकी क्या संवैधानिक है, संवैधानिक है, सांविधिक है, गैर संवैधानिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपकी फाइनेंस कमीशन है ना, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक है। इसका मतलब है कि जब संविधान बना था तभी इसको जोड़ लिया गया था आर्टिकल 280 के तहत। आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना करेगा, बेइज्जती करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है एक आर्टिकल के तहत कि वो उस व्यक्ति को दंड दे सकता है। तो वो आर्टिकल कौन सा है? तो वो आर्टिकल आपका 142, एक बार देखेंगे डी वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 129 एंड 142, ठीक है। तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एवं अटॉर्नी का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं, तो वो आपका बोरोन और कैडमियम हो जाएगा। पहला ही यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की मनामा है, माले है, मास्को है, फिर मस्कट हो जाएगी। तो इसका आंसर आप लोग खुद देंगे, क्योंकि जब तक खुद नहीं देखेंगे आप वहाँ मैप में जाके आप क्या करना है, इस क्लास के बाद में गूगल मैप करना, क्रोम पर जाना, वहाँ पर देखना कि आपका मनीला फिलीपींस कहाँ पर है। क्या पूछा गया इसके बारे में? हाँ, ओमान पूछा गया है। ओमान कहाँ पर लोकेट करता है और उसके आसपास कौन सी कंट्री कंट्री जो है ना वो बॉर्डर में है, और उनकी कैपिटल क्या है और ओमान की कैपिटल क्या है? तब आपको अच्छे से इस क्वेश्चन के साथ साथ अदर क्वेश्चन्स भी जो बनेंगे तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन बना था? तो वो आपका सतारा बना था। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, इसमें सबसे पहले उसने सतारा को जो है ना अपने राज्य में मिला लिया था। अगला देखते हैं पादपालय यानी कि फोटोट्रोन एक सुविधा है, तो किस चीज़ की है? रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए नहीं, पौधों को किस संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए नहीं, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि फोटोट्रोन का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन में यानी कि मतलब एक नियंत्रित परिस्थितिक तंत्र में हम पौधों को उगाएंगे, ठीक है।
देखते हैं 41 नंबर का, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपने पोषक तत्व जो है ना वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट हियर। अगला देखते हैं, बाइनरी संख्या 101110 को दशमलव संकेतन में परिवर्तित करें तो क्या हो जाएगा? नंबर क्या 44 होगा, 56 होगा, 72 होगा या फिर 46 हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका 46 हो जाएगा, आंसर डी विल बी राइट हियर। अगला देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कब प्रस्तावित किया गया था? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बुनियादी ढांचा कहते हैं, ये सिद्धांत को एक केशवानंद भारती मामला आया था, उसी दौरान इसको बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान में डाला था, तो वो मामला था आपका केशवानंद भारती। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिस इज लास्ट क्वेश्चन है, EFT का पूर्ण रूप क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होगा, एफिशिएंट फॉरेन ट्रांसफर होगा, या फिर इफेक्टिव फंड ट्रांसफर होगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन ट्रांसफर होगा? तो इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं भी तो देखूं कि आप लोग कितना देखते हैं कितना नहीं देखते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी आंसर दिया करें और मेरा चेक करना, क्योंकि कहते हैं ना, जब एक आप स्टेज पर भाषण देने जाते हैं, स्पीच देने जाते हैं, तो ये आप अपने ध्यान में रखें कि क्या आपको लोग अटेंशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो मैं भी देखना चाहूँगी कि आप लोग पूरा लेक्चर देखते हैं या नहीं देखते हैं। अगर देखते होंगे तो डेफिनेटली आप इसका आंसर जरूर देना, और नहीं देखते हैं तो भाई आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको वर्दी चाहिए है। मेरा काम है एक टीचर के नाते आपको अच्छा गाइडेंस देना, अच्छे क्वेश्चंस देना, अच्छी प्रैक्टिस करवाना। बाकी आपकी मर्जी, कहाँ आपको स्टैंड करना है, क्या आपको करना है, क्या बस वास्तव में आपको सक्सेस पानी है, या फिर ज़िंदगी में मतलब सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करेंगे और कहेंगे कि हम तो फेलियर हैं, हमसे नहीं हो पाया, हम मतलब बहने भगवान को दोष देना कि प्रभु आपने मेरी नहीं सुनी। अरे मेहनत तो खुद नहीं करोगे तो भगवान आपसे कहाँ से सुनेगा? वो तो सबकी सुनता है, तो आपकी भी सुनेगा अगर आप अपना पूरा एफर्ट करेंगे। आप भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो वो किसकी सुनेगा? आप अपनी मेहनत करिए, वो आपकी मेहनत जो है ना सफल ज़रूर करेगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू। अगर प्लीज़ अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है और आपको मेरी मेहनत लगती है कि मैं एक्चुअल मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, मुझे मोटिवेट करें कि मैं को और भी आगे बढ़ा सकूं। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि एक टीचर जब भी बनता है जब स्टूडेंट होते हैं, कि टीचर का कोई मतलब, टीचर का मतलब ही है कि इसके मतलब उसका स्टूडेंट होगा, और कुछ स्टूडेंट ने उसको टीचर बनाया है। आप लोग ही हैं जो हमें एक अच्छा मतलब हमारा काम है आपको मार्गदर्शन करना, और आपका काम है एक अच्छा टीचर बनाना हमें। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक किया करें, कमेंट्स क्या करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, तो मेरी भी मेहनत सफल हो जाएगी। देखो आप सब्सक्राइब करेंगे ना, आप हमें थोड़ा मोटिवेशन देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा ना, और वीडियो बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।